के बाद जो रिजल्ट आया तो 48 बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि सर वो सेशन ज्वाइन किया था, यही 33 या 34 दिन बचे थे, ये लग रहा था कि होगा नहीं होगा, सब चीजें दिमाग में चल रही थी, लेकिन उसके बाद जो 33 दिन मेहनत की ना, वो बहुत गजब की मेहनत की। और उस मेहनत का परिणाम ये था कि जो पहले लग रहा था कि होगा नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो सब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गए और हम सिलेक्शन के पास पहुंचे। और पहुंचे नहीं, जिसमें से 7 बच्चे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इनमें टॉप रैंक वाले बच्चे भी थे। गेम केवल मेहनत का नहीं होता, आप सब जानते हैं, पढ़ाई सब कर रहे हैं, कोई 14 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है। आप में से कितने बच्चे हैं जो इस समय 14 घंटे निकाल रहे हैं? ईमानदारी से हाथ नीचे करना। 14 हॉट 14 घंटे, वेरी गुड, नीचे कर लो। 10 घंटे के आसपास, 10 प्लस कितने बच्चे हैं? वेरी गुड। कितने बच्चे ऐसे हैं जो 7 घंटे के आसपास एवरेज निकाल पा रहे हैं? ओके, आओ सर, ओम जी आ जाओ। ओम जी सर भी आए हैं, आपको पॉलिटी को लेकर थोड़ा सा मार्गदर्शन देंगे सर, करंट को लेकर मार्गदर्शन देंगे, और सर का एक्सपीरियंस आप लोगों के काम आएगा। मैं नहीं जानता आप में से कितने बच्चे सिलेक्ट होंगे प्रतियोगी परीक्षा के बाद, क्योंकि आपका मई में एग्जाम है। आप मान के चलिए कि इस बार आरपीसी का रिजल्ट जो है वो जुलाई तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, मतलब बहुत लंबा टाइम नहीं मिलेगा। नई भर्ती की घोषणा हो गई है और इसके बाद 2027 में एक स्कूल लेक्चर की भर्ती और आएगी, लेकिन आपको ना तो नई वाली पे ध्यान देना है, ना 27 वाली पे ध्यान देना है, ना 28 में होगी उस पर ध्यान देना है। यदि आप सिर्फ 30 दिन वाली भर्ती में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो मान के चलिए कि आगे आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। केवल आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि मैं 30 दिन में अपना मैक्सिमम क्या दे सकता हूं। अब मैक्सिमम का मतलब ये नहीं होता है कि आप 18 घंटे पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, 14 घंटे पढ़ लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं 7 घंटे पढ़ लूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस 30 दिन में तुम क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ोगे। इतिहास में आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे और भारतीय इतिहास में बहुत सारे युद्ध ऐसे हैं जो वो लोग जीते जिनकी संभावना नहीं थी, जिनके पास संसाधन सबसे कमजोर थे, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज थी कि खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें अपना बेहतर देना है। हार गए तो वापस से अपने देश में जाके लौट जाएंगे, यहां तो हिंदुस्तान में हमारा कुछ नहीं है। और हिंदुस्तान के वो लोग जिन्होंने सोच रखा था हमारा तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, हम तो जीते ही जीतेंगे, और वो हार गए। और वो विदेशी जो चंद सैनिकों के साथ आए थे वो जीत गए और लंबे समय तक भारत पर अधिकार करके गए हैं। मानते हैं चीज, ये किसकी वजह से हुआ पता है? एक ही चीज का गेम था, माइंडसेट। प्रतियोगी परीक्षा में फिर कह रहा हूं, आपके पास हजारों टेबल पे नोट्स पड़े होंगे, हजारों नोटबुक पड़ी होंगी, अलग अलग कोचिंगों की, स्पेशली करंट की तो इतनी सारी किताबें आई हैं और इतनी अच्छी मार्केटिंग हो रही है। आपको भी लग रहा होगा कि करंट के लिए ये मैगजीन लाएं कि दूसरे लेके आए, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे। कितने बच्चों के दिमाग में अभी भी ये है कि या नई किताब लेके मैं पढ़ लेना चेमन? कितने बच्चों के दिमाग में है? मतलब कोई विषय वस्तु चेंज मत करना। मैं बड़ी ईमानदारी की 5-7 बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, थोड़ी सी सिलेबस पे मैं चर्चा करूंगा कि मुझे लगता है कि ये चीजें आप पढ़ के जाना। ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है आपके सेशन से पहले, कंप्लीटली पूर्व एग्जाम का एनालिसिस किया है, जबकि ये काम आपको करना चाहिए था, ये हमारा काम नहीं है। क्योंकि बेरोजगारी से बड़ा दर्द जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है, और बेरोजगारी के दर्द को मिटाने के लिए चाहे दुनिया भर की कितनी इमोशनल रील देख लेना, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। बजाय कि उन रील्स के, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, सोशल मीडिया के, यदि मेरी बात तुम ढंग से सुन रहे हो, तुम्हारे अकाउंट में 30 दिन 32 दिन कोई इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, कोई फेसबुक नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पे तुम्हें लगता है कोई सेशन देखना है, कोई महत्वपूर्ण क्लास देखनी है, रात को नींद नहीं आ रही, उस समय सोते टाइम देख लेना, बाकी यूट्यूब भी मत देखना। जितना तुम रीडिंग कर सकते हो, जितनी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना तुम मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन में इसलिए बोला कि एक आरएस में एक बच्ची सिलेक्ट हुई है, बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि सब 2 घंटे मेडिटेशन, मतलब वॉकिंग और मेडिटेशन। उससे क्या फायदा हुआ?
कोई एग्जाम का प्रेशर ही नहीं आया। और सबसे बड़ी बात है, आप में से अधिकतर बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। एक डर के साथ बैठे हो, हमें तो घर भेज दिया जाएगा, उसके बाद शादी की बातें चलेंगी, फिर ये हो जाएगा। मतलब तुम नेगेटिविटी आकर्षित क्यों करते हो? तुम ये आकर्षित क्यों नहीं कर रहे कि 30 दिन बाद पेपर होने वाला है, मैं हर दिन इतना अच्छा पढ़ रहा हूं, मैं जब पेपर देखूंगा तो लगभग फर्स्ट पेपर में या सब्जेक्ट में दोनों में मैं 70 से 80% के आसपास जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद मैं अच्छा स्टेटस लगाऊंगा। ये आकर्षित नहीं कर रहे तुम लोग, केवल ये आकर्षित कर रहे हो कि मेरा पेपर खराब भी तो हो सकता है, मुझे प्रश्न आएंगे नहीं। तो थोड़ा सा ये चीजों से बाहर निकलिए, ये माइंडसेट का गेम है और कुछ नहीं है। आप 30 घंटे पढ़ लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ रहा है कि अब 30 दिन बड़े आराम से कितने हल्के मूड में निकाल रहे हो आप, कितना आराम से आपके दिमाग में आउटलाइन है कि ये सिलेबस है मेरा, इस सिलेबस में से कितने बच्चों ने तय कर रखा है कि हमें अब लास्ट टाइम में 30 दिन ये चीजें पढ़ के जानी है। की है ना आप लोगों ने? बहुत सारों नहीं की। मैं बताऊंगा आपको एनालिसिस करके थोड़ा सा, आप इस चीज को नोट भी करना कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। जैसे मैंने इसमें पूरा का पूरा कर रखा है कि ये लास्ट टाइम में आपको जरूर पढ़ने हैं, बाकी आप पढ़ें नहीं पढ़ें, ठीक है, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं। करंट कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, करंट पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना। क्यों नहीं देना, मैं क्यों कर रहा हूं ये बात? इंडियन हिस्ट्री के 7 प्रश्न आएंगे और जो बच्चा इंडियन हिस्ट्री के 7 प्रश्नों का मैटर इस समय नहीं पढ़ रहा है वो मूर्ख बच्चा है आरपीसी की नजर में, मेरी नजर में। क्योंकि यदि 7 प्रश्नों का मैटर तुमने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लिया, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न गलत हो ही नहीं सकते यदि किसी बच्चे ने पीवाईक्यू आधारित पढ़ लिया। पहली बात समझ में आ गई? पीवाईक्यू, ये 7 जो टॉपिक ये आपके 7 प्रश्न आएंगे, इसके पीवाईक्यू जरूर पढ़ना, चाहे आपने थ्योरी नहीं पढ़ी हो। मैं कह रहा हूं कंप्लीट प्रश्न पीवाईक्यू बेस आ जाएंगे, या आपके पास एनसीईआरटी का सार है इन टॉपिक्स का, क्योंकि वहां से 2 या 3% वहां से सेम लैंग्वेज बनेगी। आप देखना आरपीसी का यदि पेपर देखो आपने, मुंह में चेरी गिरेगी, डंका सा वाली उपाधि, ये सब एनसीईआरटी की भाषा है। ये लिख रखा है कि नहीं लिख रखा है? होना तो ये चाहिए था, मुझे आज ही आपको बात बतानी नहीं चाहिए थी। आप मुझे खुद बताते कि सर हमने 7 प्रश्नों का मैटर तैयार किया है, जो भी नोट्स पढ़े, जो भी यूट्यूब पे कोर्स लिया था, उसके साथ हमने जो नई चीजें थी एनसीईआरटी की चीजें जोड़ ली, और ये सर पीवाईक्यू आए हुए हैं हिस्ट्री में, नेट के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, इन टॉपिक में से। और केवल ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, यदि मैं आज आपकी जगह होता और मुझे 7 प्रश्न तैयार करने होते, जैसे कि मैं तो खुद इंडियन हिस्ट्री से हूं, मुझे 7 प्रश्न तैयार करने होते, मैं केवल और केवल, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी होती, मैं इन 7 प्रश्नों के पीवाईक्यू मात्र 4 घंटे के अंतर्गत, केवल कितने घंटे की बात कर रहा हूं? 4 घंटे। मतलब उत्साह बहुत अलग चीज होती है सर, बैठ जाओ आप। एनर्जी बहुत अलग लेवल की चीज होती है। एनर्जी यदि आपकी पढ़ाई में है ना, आपको बहुत आगे ले जाएगी। मैं कह रहा हूं 4 घंटे में मैं इतना कर लूंगा कि मेरा प्रश्न गलत नहीं होगा। सिर्फ मैं 4 घंटे की बात कर रहा हूं। जिस बच्चे को लग रहा है कि सर नहीं किया जा सकता, 100% कर सकता है। 4 घंटे ईमानदारी से जब लेके देखोगे ना और पूरे पीवाई को निकालोगे, आपके पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और लास्ट वाले टॉपिक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो 3 टॉपिक ढंग से पढ़ लो। फ्रीडम स्ट्रगल 1857, ग्रोथ ऑफ राष्ट्रवाद का 1858 से 1919 का विकास 1919 से 1942, ये 3 टॉपिक जिसने पढ़ लिए, लास्ट वाले तो पूरे की पूरे इसमें इंक्लूड है। लाल बाल पाल क्रांतिकारी गतिविधियां, गांधी नेहरू पटेल आजाद, ये सब आ गए। समझ रहे हो? यदि 3 टॉपिक ढंग से पढ़ लिए, 7 प्रश्नों का मैटर खत्म है। रिस्क नहीं है यहां पे। 100% प्रश्न कितना भी पेपर हार्ड आ जाए, इनमें कुछ ज्यादा हार्ड प्रश्न बनाए नहीं जा सकते। फिर आप बात कर सकते हो कि सर राजस्थान हिस्ट्री कला संस्कृति है, सर चर्चा कर देंगे संक्षिप्त में। मैं एक चीज बता देता हूं कि आपको राजस्थान कला संस्कृति जरूर पढ़ के जानी चाहिए। ये राजस्थान इतिहास में आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप रिवाइज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, क्योंकि वहां उलझाएगा राजस्थान इतिहास में। आप 4 पेपर देख लेना, आरपीएससी के चारों पेपर उलझा रहे हैं, लेकिन कला संस्कृति में कोई नहीं उलझा रहा। वहां आप जरूर पढ़ें, लेकिन जैसे राजस्थान का एकीकरण है और राजस्थान की सभ्यताएं हैं, ये टॉपिक चाहे कितना भी हार्ड आ जाए, यदि आपने ढंग से पढ़ा तो यहां प्रश्न गलत नहीं हो सकते। प्रॉब्लम आ सकती है राजवंशों में, तो यहां नॉर्मली टाइम ज्यादा मत दो, केवल पीवाई को देख लो। उसके बाद जैसे बात की अपने मैथ, स्टैटिक्स, रीजनिंग, तो मैथ्स जो देखो जिनको आती है ना, वह तो कर ली होगी, समझ रहे हो। और जगह नहीं आवाजा, मान लो आर्ट्स को टाबर है कोई मेरे जन को, बिगड़ दिमाग में मैथ को नहीं आवे, बिना कोशिश करनी चाहिए कि 2% रीजनिंग का आऊंगा, 3% रीजनिंग का आऊंगा, वह मेरा कम से कम सही होना चाहिए।
लेकिन इस समय कोई बच्चा कह रहा है कि मेरा मोटिवेशन सेशन देख के कि एनर्जी में आ जाए कि मैं तो करूंगा, पॉसिबल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन एनर्जी में दिशा होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तुम सेशन लेके जाओगे और तुम बावड़ा हो जाओगे कि आज पूरी रात इंडियन हिस्ट्री का प्रश्न तैयार कर दूंगा, ऐसा नहीं होता बेटा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसके लिए आपको 20 जगह ढूंढना नहीं है। मार्केट में से किताबें जिसमें PYQ आ रहे हैं, एक बार सस्ते तौर पे निकालना, और कुछ मत करना। फाइनल टच में जो मैंने इंडियन हिस्ट्री के करवाए हैं, आपके टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न मैंने डाले हैं वो और उनकी व्याख्या, इतना देख लेना, उसमें मैंने एक भी PYQ नहीं छोड़ा है। वो PYQ है जो इतिहास में, स्पेशली नेट एग्जाम में है, और इतिहास में नेट में यदि वो प्रश्न आपने तैयार कर लिए तो बाकी कंपटीशन के प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीट कवर हो गए। यदि आप कर सकते हो तो करके देखना, प्रश्न गलत हो जाए तो मुझे बता देना। थोड़ा सा एनर्जी, लेकिन दिशा रखो कि मुझे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इस टाइम का मैं मैक्सिमम फायदा कैसे उठा सकता हूं। तनाव आएगा और आना चाहिए तनाव, मैं कह दूं कि तनाव नहीं आएगा, 100% आएगा। कोई भी हो तनाव आएगा। प्रतियोगी परीक्षा के जब 30 दिन बचते हैं, तनाव सब में आता है, डर सबको लगता है, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसे खोने का डर नहीं हो, क्योंकि दुनिया उसे रोक नहीं सकती। लेकिन खोने का डर बना लिया ना, वो चीज मैंने कही कि हमारा छीन जाएगा, लुट जाएगा, मर जाएंगे, तो याद रखना अनकॉन्शियस माइंड उसको कैप्चर करेगा और तुम लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कई बार देखा होगा मेरी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड नहीं आना चाहिए, बैंक कोई आवगो, मेरी शादी ऐसे व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए, 100% वैसा ही आएगा तुमने सोचा था उस समय, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड उसको सबसे ऊपर रखता है। लाइफ में कभी चीजों को पकड़ के मत बैठो, जो पकड़ोगे उसे अनकॉन्शियस माइंड सबसे ऊपर रखेगा। अब केवल तुम्हें मॉर्निंग में उठते समय और रात को सोते समय विजुलाइज करना है, और ये मैजिकल वर्ड है, और विजुलाइज इतना ही करना है बेटा कि मैं अच्छा करूंगा या करूंगी। भविष्य क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन दिन में मेरे पास 24 घंटे होते हैं, मैं 24 घंटे में जितना मेरे से हो सकता है उतना बेहतरीन योगदान दूंगा। बस इतना ध्यान देना है। कोई ना तो प्रेशर रखना कि वो कितना पढ़ रहा है, उस कोचिंग में मेरी रैंक क्या आ रही है। टेस्टों की रैंक महत्वपूर्ण नहीं है इस समय। यदि तुमने नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल कर लिया, तुमने 1.5 घंटे का अभ्यास कर लिया, आपसे टेस्ट पेपर करवाए गए हैं, आप में से जिन बच्चों ने, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 घंटे 30 मिनट में पूरा पेपर हल कर पा रहे हैं? कितने बच्चे हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने यही आएगी, पेपर बच्चे हल ही नहीं कर पा रहे हैं। आरपीएससी का पेपर आप 1.5 घंटे में हल नहीं कर पाओगे, ये मान के चलिए आप। अब आपकी प्रैक्टिस 30 दिन बचे हैं, 2 या 3 पेपर ऐसे दो आप घड़ी लगा के, 1 मिनट ऊपर मत लो कि मैं 1 घंटे 30 मिनट में कितने प्रश्न आराम से पढ़ पा रहा हूं, कितने प्रश्नों के आंसर सही लग रहे हैं, और ओमार सीट में बढ़ने के बाद क्या मैं वापस से एक बार उनको रीचेक कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि रीचेक नहीं करोगे तो सिली मिस्टेक होंगी कि मैंने पढ़ा उस समय था, आंसर वहां लग गया, ओमार में गलत भर गया। तो रीचेक थोड़ी सी आदत डालें, 3-4 चीजें आप करोगे, आगे जाके आपको 4 से 5 प्रश्नों का फायदा मिल जाएगा। 75% कभी नहीं आएंगे, चाहे कितना ही पढ़ लेना। 75% कभी नहीं आ सकते आपको। आप ये सोच के चलिए कि मैं, ये पार्ट मेरा मजबूत है, ये थोड़ा सा कमजोर है, इसमें इतना ध्यान देता हूं या देती हूं तो मेरे फायदा हो सकता है। बस ये कोशिश करो कि इन चीजों पे मैं ध्यान दूं। जैसा मैंने इंडियन हिस्ट्री वाला बताया आपको, मेंटेलिटी वाला आप देख लेना। मैथ जिनकी अच्छी है उन बच्चों को मैथ पे पूरा ध्यान देना है, क्योंकि ये धोखा नहीं करेगा, बाकी हर चीज धोखा कर सकता है आपके साथ। हिंदी में शब्द शुद्धि वाला टॉपिक छोड़ के बाकी सब पढ़ने चाहिए आपको, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है आपका सही होगा। बाकी चारों टॉपिक मेरे अनुसार सरसरी तौर पे आपको देखने चाहिए। जिनकी हिंदी कमजोर है उनकी, और जिनकी अच्छी है हिंदी उनकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और लास्ट टाइम में ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना, 5 दिन पहले एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, ये टॉपिक 5 दिन पहले पढ़ना, चाहे मत पढ़ना, 5 दिन पहले इस टॉपिक को जरूर रिवाइज करना, क्योंकि लास्ट टाइम का याद रखने वाला टॉपिक है। इंग्लिश जिन बच्चों को आती है बढ़िया बात है, नहीं आती है वो पूरा मत छोड़ना। 2 या 3 टॉपिक कोशिश करना कि 5 में से 2% भी यदि तुम सही कर रहे हो ना तो ठीक है, और इससे ज्यादा कर रहे हो तो तुम्हारी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। करंट की बात कर रहा हूं मैं। करंट के 2 पोर्शन बनाए इन्होंने। यदि पोर्शन के अनुसार प्रश्न आते हैं तो 5 तो आएंगे राजस्थान और भारत के, और 5 आएंगे विश्व के। 5 प्रश्न यदि विश्व के आते हैं तो इससे इजी कुछ नहीं हो सकता।
पोर्शन के अनुसार प्रश्न आते हैं, और आपने अभी तक शायद किसी ने इंटरनेशनल नहीं पढ़ा होगा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ लिए होंगे बाकी सब, लेकिन इसने दो पार्ट बनाए हैं। मतलब एक बाहर तो राजस्थान का है और दूसरा क्या है, इंटरनेशनल है। और इंटरनेशनल का पूरा करंट, और मुझे सर बता देंगे बाकी पूरा करंट, मैं आजकल पीआईबी पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, पूरी पीआईबी। और पीआईबी में क्या पढ़ना है, आपसे पीआईबी नहीं पढ़ी जाए, मैं मेहनत कर रहा हूं। फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने पूरे पीआईबी, ठीक है, पूरा राजस्थान और भारत का, और इंटरनेशनल पूरा पीआईबी से, लगभग पीआईबी से आएगा। या द हिंदू की कोई चीज पढ़ सकते हो, जो द हिंदू की हेडलाइन आती है। खेल के मैंने आपको पहले बताया theolympic.com, ठीक है, या तो पीआईबी से आ जाएगा लगभग। मैंने स्पोर्ट्स का टॉपिक करवाया फाइनल टेस्ट में, पूरा पीआईबी से करवाया मैंने, olympic.com से करवाया, लेकिन मैंने उसमें वही गेम गतिविधियां ली हैं जो फरवरी मार्च में। और मार्च का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोई बच्चा बताए तो बताएगा मुझे, इस समय की सबसे करंट का यदि कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना चाहिए स्पोर्ट्स में, कोई बच्चा बताए मुझे कि वहां से प्रश्न आने के पूरे चांसेस है, बताओ कोई बच्चा। कोई ऐसा गेम जो पीआईबी में theolympic.com पे छाया एकदम से करंट के हिसाब से, कि मेरी मई में एग्जाम है, मुझे कौन सा एक गेम से ढंग से पढ़ के जाना चाहिए, ये प्रतियोगिता पढ़ के जानी है, इस पे प्रश्न आने के चांस, कोई बच्चा बता दे। कौन से? हाँ, ट्राइबल गेम्स। इससे दो पिछले 2.5 महीने में इससे बड़ी कोई इंपॉर्टेंट गतिविधि नहीं है भारत की। अब इससे अनुमान लगाओ कि तुम पढ़ कैसे रहे हो, हमारे पढ़ने के तरीके कितने गलत हैं, हम समझ नहीं पा रहे चीजों को लेकर। मैं डांट रहा हूं तुम लोगों को, प्यार से नहीं समझाऊंगा, मेरे से नहीं बोला जाता प्यार से, क्यों बोलूंगा प्यार से? और तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि प्यार से बात करूं तुम लोगों से? सिलेक्शन लेके आना, फिर गले लगा लूंगा, वरना तो कुछ नहीं लगाऊंगा। क्या आप बताओ, आप हमारी स्थिति क्या है? आप सब बेरोजगार हो, इसके अलावा तुम्हारी पहचान नहीं है। और ये घर वालों की नजर में तुम लोग हो कितने, रिजल्ट आएगा ना उस दिन खुद को पता चल जाएगा आप लोगों को कि लोगों के संबंध कैसे बिगड़ते हैं, लोगों के दृष्टिकोण कैसे बदलते हैं। तो इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे उतना बेहतर है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि ट्राइबल गेम्स से प्रश्न आना चाहिए। यदि पीआईबी बेस्ड पेपर अभी तक बन रहा है जैसे एसआई का बना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने करंट का करवाया ना, उसमें यही तो लिए हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल। आपको 3 महीने तो ढंग से करंट के तैयार करना है। बाकी चाहे तुम नवंबर मत पढ़ना, दिसंबर मत पढ़ना, अक्टूबर मत पढ़ना, क्योंकि एसआई का पेपर प्लस आपका पीछे के जो पेपर आरपीएससी के हैं उनको नोट करना, आप 3 महीने को पकड़ रहा है, सिर्फ 3 महीने। एग्जाम से 1 महीने पहले और उसके बाद 3 महीने पकड़ लो, और 3 महीने पीआईबी ढंग से पढ़ जाओ। भाई 3 महीने का करंट तो पढ़ ही सकते हो। फिर भी मैं कहूंगा करंट पे ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारे 10 में से 5% सही हो सकते हैं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में से हो सकता है, मैथ में से हो सकता है, इंग्लिश में से हो सकता है, समझ लो। अब जैसे करंट में से टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, एनवायरमेंट वाला, वो आप में से कितने बच्चों को पता है कि वो आपके जनरल साइंस में भी है? अब इस टॉपिक को आपको इतना गजब तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके 2% आपके सही होंगे। ये यहां भी प्रश्न आएगा, एसआई में 4% केवल इस टॉपिक से है, करंट में आप देखना, और ये जनरल साइंस में भी है। अभी थोड़ा सा कोरिलेट करो चीजों को, सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूं ईमानदारी से टाइम को सही तरीके से मैनेज किया, आपको यह पहचान होगी कि यह टॉपिक है जहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं और मुझे इस टॉपिक को यहां से पढ़ना है। उसके बावजूद यदि हम सही नहीं कर पा रहे हैं तो कमजोरी केवल आपकी है, किसी और की कमजोरी नहीं है। अब इस टॉपिक पे आपको सबसे अधिक फोकस करना चाहिए। पुरस्कार लेटेस्ट बुक में केवल पीआईबी में पिछले 6 महीने में केवल 7 पुस्तकों का विवरण है। कितनी पुस्तकों का विवरण है? 7। करंट की मैगजीन उठाओगे, जितनी बुकलेट आ रही है उनमें 25-25, 30-30 किताबें, याद ही नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो मैं याद नहीं कर सकता। पीआईबी में कितनी किताबें आई हैं जिनका उद्घाटन उपराष्ट्रपति अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक व्यक्ति और है, इन 4 लोगों ने विमोचन किया है। और आपको मैंने बताया था कि एसआई में उन 7 किताबों में से एक किताब का प्रश्न आया, किताब का एक ही प्रश्न आया था और वो उन्हीं 7 किताबों में से आया था, क्योंकि मैंने वो टेस्ट डाल दिया था। तो उलझना ही नहीं है, मुझे वो 7 किताबें पढ़ के जानी, ठीक है। पुरस्कार में माइंड में बना के चलो कि हाँ मुझे पद्म विभूषण अवार्ड पढ़ना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे लेटेस्ट है।
और राजस्थान वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जितेंद्र सोनी वाला, भरखमा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में लगाओ कि ये जरूर पढ़ के जाना है ढंग से। बाकी आप हो सकता आपसे भाई जितनी भी करंट की मैगजीन आएंगी साल साल भर के डाल रखे हैं, सब थोड़ी पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। पढ़ भी लोगे तो याद थोड़ी हो जाएंगी चीजें। थोड़ा सा माइंड लगाओ, चीजें सब नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीजें कैसे पढ़ सकते हो वो चीजें देख के जाइए। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इस पे लगभग प्रश्न 2 आते हैं और इसका मैंने बता दिया आपको, देख लेना, मैंने भी करवाया है। बाकी मैं अप्रैल में कोई गतिविधि उसका डाल दूंगा, करंट का बाकी सर बता देंगे। इंटरनेशनल वाला जरूर देखना, और इंटरनेशनल वाले में पिछले 4 महीने में जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, एक तो वो सब पढ़ के जानी है। कहां हुई हैं, टैगलाइन क्या थी, कितने राष्ट्रों में भाग लिया, एक ईरान वाला युद्ध वाला, एक विदेशों में जो प्रमुख देश हैं उनके जितने नए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने या उनमें से जो बने वो भारत में आए हैं, ये 3 घटनाएं पढ़ लेना। इंटरनेशनल करंट का आप अनुमान लगाना, आज तक पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस कर लेना, लगभग यही प्रश्न आते हैं। ये मैं मेरा एनालिसिस बता रहा हूं। जनरल साइंस, मेरे अनुसार ये जो नए टॉपिक हैं जरूर पढ़ने चाहिए आपको। अब जिसके साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो केमिस्ट्री के, इनके बायो के, फिजिक्स वाले टॉपिक्स मत पढ़े, चाहे पीवाईक्यू मत पढ़ो, नहीं समझ में आएंगे। लेकिन ये जनरल टॉपिक जैसे बायोडाइवर्सिटी है, सतत विकास वाला है, साइंस डेली लाइफ वाला है, ठीक है, इनके ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया इन साइंस, ये बहुत इजी सा टॉपिक है। सिर्फ आधा या 1 पेज में ये टॉपिक है और इससे आपका प्रश्न यदि आएगा तो तैयार हो जाएगा। जैसे मेरी दिमाग में इंसाइट बनी है कि मुझे, यदि मैं लास्ट टाइम 30 दिन में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और मैं 30 दिन में पढ़ना चाह रहा हूं, मैंने 0 लेवल पे हूं, तो मैं किन किन टॉपिक्स पे फोकस करूंगा वो चीज बता रहा हूं मैं आपको। थोड़ा सा एनालिसिस जब करते हैं चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। एनालिसिस नहीं करोगे जनरल साइंस तुम्हें मारने को दौड़ेगी कि इतने टॉपिक नहीं पढ़ सकता। कोई भी किताब उठाओगे आपको याद ही नहीं होंगे। लेकिन आप ये देखो कि ये 5 टॉपिक हैं जिनको मैं पढ़ सकता हूं, ये मेरे समझ में आ रहे हैं और हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। इंडियन पॉलिटी का सर बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा 1935 का अधिनियम किसी बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे इजी टॉपिक यदि इंडियन पॉलिटी में है और जहां से प्रश्न फिक्स है वो 1935 का अधिनियम है। प्लस जितने भी आयोग हैं, संसद से आपके याद नहीं होगी, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको कम से कम ये जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, पंचायत, बाकी सर बता देंगे इनको लेकर। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 10 प्रश्न आते हैं, तो इससे इजी कोई पार्ट नहीं है और वो सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा। इसको रिपीट कर लेना, इसमें मैं ज्यादा जानता भी नहीं हूं कौन से ज्यादा इजी है कौन सा आसान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करूं, पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान। केवल क्या पढ़ के जाना है, शिक्षा मनोविज्ञान से स्टार्ट करना। शिक्षा मनोविज्ञान का विकास 1880 में फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से प्रारंभ होता है। विलियम जेम्स का योगदान, जॉन डीवी का योगदान, विलियम वुड का योगदान, थॉर्नडाइक का योगदान, यहां से स्टार्ट करना। शिक्षा मनोविज्ञान की जितनी, मनोविज्ञान की नहीं, केवल शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा में पढ़ना, मनोविज्ञान को छोड़ देना पूरे को। फिर शिक्षा मनोविज्ञान के 5 अवयव में से 3 अवयव पढ़ना, अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थिति, तीनों में क्या क्या आता है वो पढ़ लेना। और शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, वैज्ञानिक, विकासशील, गत्यात्मक, सामाजिक, शिक्षात्मक, अनुप्रयुक्त, विधायक या सकारात्मक, ये 6 लाइन शुरुआत की पढ़ जाजो और आपको मतलब की पढ़ जाजो, इससे अलावा प्रश्न नहीं आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप या उद्देश्य, अप्लाइड बिंदु पढ़ के मत जाना, जो भी बच्चे के व्यवहार को जानने में मदद करेगा वहां उपयोगी है, कुछ नहीं पढ़ना। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की 3 सीमाएं होती हैं, उनको पढ़ लेना। और यदि कोई प्रश्न हो सकता है, आप इतना पढ़ के भी मान लो प्रश्न नहीं आया, तो अप्लाइड प्रश्न आएगा, एक प्रभावी शिक्षण में शिक्षा मनोविज्ञान कैसे उपयोगी है, तो आप बच्चे को ध्यान में रख के आंसर देना, प्रश्न गलत नहीं होगा। विकास टॉपिक को पूरा मत पढ़ना, केवल इस समय के हिसाब से पढ़ रहे हो। किशोर अवस्था निकालना, किशोर अवस्था में शारीरिक विकास, किशोर अवस्था में मानसिक विकास, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास, उसमें इरिक्शन का पढ़ लेना। और इरिक्शन की भी 8 अवस्थाएं याद नहीं हो, 5वीं अवस्था याद कर जाना। और उसके बाद संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास में भी किशोर अवस्था का पढ़ना, इस समय के हिसाब से बता रहा हूं। नैतिक विकास, नैतिक विकास में कुछ नहीं पढ़ना, कोहलेबर्ग और जीन पियाजे, ए दोनों तो सिद्धांत पढ़ना, वो भी किशोर अवस्था से रिलेवेंट करके प्रश्न पूछेगा आपसे, ठीक है। अधिगम के अंतर्गत 3 सिद्धांत हैं, तो अधिगम की बाकी चीजें मत पढ़ना। व्यवहारवादी पढ़ने पड़ेंगे, ये भी डिटेल्ड हैं,
लेकिन स्किनर और पावलोव ढंग से पढ़ जाना। फिर संज्ञानवाद में जीन पियाजे पढ़ जाओ, ठीक है। लेवाइगोस की मात्र 2 मिनट लगेंगे आपको, 4 ही कॉन्सेप्ट है उसके। जेरोम ब्रूनर ग्रेड फर्स्ट का बड़ा फेवरेट बिंदु है। डेविड आसुबेल के अधिगम के प्रकार, रॉबर्ट गेने के 8 प्रकार, और निर्मितवादी अधिगम पढ़ के जाना चाहिए, बाकी अधिगम सिद्धांत मत पढ़ना। और निर्मितवादी में 5E का डिटेल्ड पढ़ के जाना। 5E की जो डिटेल्ड है ना, 5E, इंगेज में क्या क्या गतिविधि आएगी, एक्सप्लोर में क्या आएगी, ठीक है, एक्सप्लेन में क्या आएगी, ये पूरा डिटेल से पढ़ के जाना। यहां से लेटेस्ट में 2 साल में यहीं से प्रश्न आ रहे हैं, और टीचर की भूमिका क्या हो सकती है। फिर मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य पे डेफिनेशन है, 5 डेफिनेशन आई हुई है, वो पढ़ लेना। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे डाल रखा है मानसिक स्वास्थ्य की रणनीतियां। रणनीतियां बहुत पॉजिटिव बिंदु होता है। एज ए परिवार, एज ए टीचर, ठीक है, एज ए विद्यालय, हम बच्चे के मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो वो अप्लाइड बिंदु आएगा, मतलब सकारात्मक भूमिका पे आएगा। रटना कुछ नहीं है, केवल आप अच्छी विशेषताएं पढ़ के जाओ। ये टॉपिक सबसे आसान है, बिना पढ़ के जाओगे तो मेंटल हेल्थ का प्रश्न गलत नहीं होगा, लगभग अप्लाइड से आएगा, आपको समझ में आ गया। तो अरे पॉजिटिव विशेषता मतलब स्वस्थ है, और पॉजिटिव नहीं इसका मतलब स्वस्थ नहीं है। समायोजन टॉपिक की मैंने रणनीतियां डाली थी, बट समायोजन की यदि कोई रक्षा युक्ति आ जाती है, आएगी नहीं, आती है तो आप बिना पढ़े जाओगे तो भी कर दोगे। अंतिम टॉपिक है साइकोलॉजी का, संवेगात्मक बुद्धि और सामाजिक संवेगात्मक अधिगम। संवेगात्मक बुद्धि 10 मिनट का टॉपिक होगा, आप लोगों को तो बड़ा लगेगा, मैं मेरे दृष्टिकोण से बता रहा हूं। केवल जॉन मेयर, पीटर सेलोवी का योग्यता प्रतिमान, मिश्रित प्रतिमान डेनियल गोलमैन का पढ़ना है। 4 इमोशनल इंटेलिजेंस के टेस्ट पढ़ने हैं। उपयोगिता नहीं पढ़ के जानी है, क्योंकि आपको दिमाग में रखना है संवेगात्मक बुद्धि जिंदगी के हर फील्ड में उपयोगी है। और तुम जिस पड़ाव पे खड़े हो, जिस 30 दिन की तुम दूरी पे खड़े हो, जो तुम्हारे अंदर डर लग रहा है, थोड़ा सा सोच के देखना इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करोगे। यदि तुम्हारा आत्मनियंत्रण है, सेल्फ कंट्रोल है, तुम कोई डिस्ट्रक्शन से प्रभावित नहीं हो रहे, इस समय कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, सेल्फ मोटिवेशन, डेली टारगेट तय करो, सुबह 12 बजे से पहले 5 घंटे निकालते हो और उसके बाद अपने आप को प्रोत्साहन देते हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन, समानुभूति का भाव रखो, किसी के प्रति कोई दुराग्रह मत रखना 30 दिन में। और सामाजिक कौशल, मैंने एक वर्ड लिखा था, देखो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। ये बहुत गजब की चीज है। मैं यूपीएससी के मैंने कम से कम 100 इंटरव्यू देखे और मैंने उसमें कॉमन वर्ड मिला, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। क्या होता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई बच्चा बताएगा? आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति, अब मत बनाना नहीं है तो, ऐसा कोई लड़का, रूममेट, आपकी दोस्त, जिसको आप डेली बताओगे कि मैंने आज ये 5 टॉपिक पढ़े हैं, इन 5 टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, मतलब उन टॉपिक को डिस्कस करो। मेरा कॉलेज लेक्चर का पेपर, स्कूल लेक्चर का पेपर, मैं आपको बता रहा हूं, हिस्ट्री के मेरे एक के कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए हो गए, सबसे रटने वाला सब्जेक्ट है वो, सबसे रटने वाला, जितना रिवीजन होता है उतना होता है। मैंने डिस्कस किया लास्ट में और मुझे एक एक चीज याद थी, मतलब डिस्कस से बड़ा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ये है। नया मत बनाना, क्योंकि ये तो इमोशंस उल्टे सुलटे आ जाएंगे। वो व्यक्ति जिस पे आपको विश्वास है, जो आपके साथ है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है आपके साथ, उसके साथ टॉपिक को डिस्कस करना। दिन में 25-30 1 घंटे तक कर लेना, नुकसान नहीं होगा। वो 1 घंटा नुकसान नहीं करेगा, बजाय कि तुम इससे तो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेस निकलेगा, पॉजिटिविटी आएगी। डिस्कस करना, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लेना, मतलब बना हुआ है तो उसके साथ डिस्कस करना। और स्पेशली वो टॉपिक्स जो आपको कम समझ में आते हैं, जो भूल जाते हो, स्पेशली कोई करंट का टॉपिक ले लिया, कोई मैनेजमेंट में एमईपी 2020 पे डिस्कशन कर लिया, इस प्रकार से, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है और इसका सच में फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको यूज किया है। फिर आपका मैनेजमेंट में, साइकोलॉजी में तो टॉपिक पढ़ लेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पढ़ना है। सामाजिक संवेगात्मक अधिगम में कुछ नहीं है, सिर्फ केसेल संस्था का योगदान याद रखना, थॉर्नडाइक का योगदान रखना, जेम्स कोमर का योगदान रखना, 3 लोगों का योगदान याद रखना है। और संवेगात्मक बुद्धि की 5 योग्यताएं होती हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट यही है संवेगात्मक बुद्धि से अलग है सीएल में, कि जिम्मेदारी भरे निर्णय लेना और संबंध कौशल, ये 2 डिफरेंट है, बाकी सेम है। ये 5 तत्व याद करने हैं। और यदि कोई सामाजिक संवेगात्मक अधिगम पे प्रश्न आता है तो वो आता है अप्लाइड पर्सन, कि सामाजिक, मतलब आपको लेवल को बढ़ाना है तो सामाजिक संवेगात्मक अधिगम में बच्चे क्या करना चाहिए, तो सपनों का कोलाज बनाना चाहिए। कोलाज जानते हो?
कितने बच्चों ने सपना सोचा है कि मेरा पेपर होगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा, मेरे पेपर में 75% में से मुझे लगभग शुरुआत में 50% आ रहे हैं, उसके बाद 50% मेरे एकदम सही हो गए, उसके बाद मैंने 5 प्रश्नों में रिस्क लिया, 5 में से 3 सही हो गए, 2 गलत हो गए, मेरा सब्जेक्ट बहुत गजब का गया, सब्जेक्ट में आईसीटी पेडागोजी के 10% आते हैं, वो 10 के 10 सही थे, सर से पढ़े थे, और सब्जेक्ट में लगभग 135 के आसपास परसेंट सही हो गए, मेरी चौथी रैंक आ रही है। सपनों का कोलाज मैंने हर परीक्षा से पहले बनाया, हर परीक्षा से पहले बनाया, और एनर्जी के साथ, और एक भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, नहीं होगा, यह जरूर बनाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये जो नया टॉपिक जोड़ा गया है वो कह रहा है कि जो बच्चा सपनों का कोलाज बनाएगा वो निश्चित रूप से वहां तक पहुंचेगा। और जो बच्चा बन रहा है, मैं पेपर देने गई, पेपर खोल लो, खोलता ही करंट आयो, करंट में बताओ कौन चालू की जब आयो, फिर मैं तो मन बहुत नहीं आवे, हिंदी मन आ रही, लेकिन मेरी गलती होगी हिंदी में, इंडियन हिस्ट्री पता नहीं किस प्रश्न आया, कितने लड़कियां लड़के से सोचते हैं मेरे तो पेपर खराब हो गए रे, कितने सोचते हैं। ये सोचोगे तो यही होगा। पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित कीजिए। आप यदि मानते हैं ईश्वर इस धरती पे है, तो आप मान के चलिए वो आपकी उस वाइब्स को सुन रहा है, समझ रहे हो, वो आपकी उन वाइब्स को सुन रहा है। और ये तुम ये नेगेटिव वाइब्स को बोल रहे हो, तो वो उन वाइब्स को सबसे ऊपर लेके जा रहा है। किसी से मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में कोई इंसान नेगेटिव कैसे सोच सकता है? कितनी गंदी बात है। देखो यार, मेरा पेपर है, मेरा सिलेक्शन होने वाला है, वहां भी कैसे सोच सकते हो मेरा पेपर खराब होगा, मुझे प्रश्न नहीं आएंगे? मतलब नहीं पढ़ा है फिर भी नहीं सोचना चाहिए आदमी को। यहां तो अपने आप से भी सेल्फ लव करो कि मेरा पेपर होगा तो मेरा सबसे अच्छा होगा, मैं सब चीजें जो कवर नहीं कर पाया कवर कर लूंगा। और ऐसा नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा आप जब पूरे दिन को डिवाइड करोगे, इस जैसे मैंने एनालिसिस किया है, यदि आप थोड़ा सा 2 घंटे केवल एनालिसिस करना, पीवाईक्यू देखना, आपको खुद को पॉजिटिविटी आएगी कि यार इतना खराब मेरी तैयारी नहीं है, मेरी बहुत अच्छी चीजें भी हैं, कुछ चीजें कमजोर है। मैं करंट में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं 30 पेज भी करंट में पढ़ लूंगी तो 150 पेज वाले बच्चे के बराबर। मैं फिर कह रहा हूं, करंट में 30 पेज से ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। 30 पेज पढ़ने के बाद भी आप 250 पेज वाली किताबों वाले बच्चों के बराबर रहेंगे या आगे हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं आपको, ये थोड़ी सी इंसाइट डेवलप कर लिया आपने। सब 30 पेज की बात कर रहा हूं, ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा। और ये मैं कर रहा हूं, 4 टॉपिक के टेस्ट मैंने बना के दिए हैं, जबकि मैंने उसमें बहुत शॉर्ट में डाला, उसकी व्याख्या नहीं डाली उनने। यदि व्याख्या डाल लोगे तो सब चीजें हो जाएंगी। ये तो मैंने मेहनत की है पूरी पीआईबी से, आप थोड़ा सा करके देख लो, कर सकते हो तो स्कूल मैनेजमेंट में क्या पढ़ना, ध्यान देना। स्कूल मैनेजमेंट में 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। मतलब एजुकेशनल मैनेजमेंट के 4 टॉपिक हैं, 3 क्वेश्चन आने चाहिए, 2 आने चाहिए कम से कम। और नहीं तो विद्यालय प्रबंधन के जो कार्य फंक्शन है उन पे लगातार प्रश्न आ रहा है। हेनरी फ्योल, टेलर और लूथर, गुलिक, कम से कम ये 3 पढ़ जाना, बाकी मत पढ़ना। बहुत सारी चीजें हैं, ये सिद्धांत वो सिद्धांत, तो सब छोड़ देना। लास्ट टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहें। टीक्यूएम में किस किस का योगदान रहा है और टीक्यूएम के सिद्धांत, बाकी सर ने बहुत अच्छा तैयार किया था, हमारी मैनेजमेंट वाली जो ऑनलाइन हमने बुक जारी की थी उसमें। एजुकेशनल सुपरविजन, इंस्पेक्शन, केवल इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, प्रश्न गलत नहीं होगा। और लगभग 10 या 15 यदि मैंने टेस्ट सीरीज वाली बुकलेट, मैंने इसके नेट के पेपर में, जो शिक्षा का पेपर होता है नेट में, वहां से प्रश्न आरपीएससी एजेटीज उठाती है। आपको नहीं पता इस बात का, मुझे पता है। साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, ये आपकी ये एनईपी 2020, इनके प्रश्न एजुकेशन होता है, एक एजुकेशन, जिससे मेरी खुद की नेट भी है, एजुकेशन में भी नेट है, मेरी हिस्ट्री में नेट है, साइकोलॉजी में भी है। तो एजुकेशन में नेट जो होती है ना, उसके जो पेपर होते हैं उससे आरपीएससी प्रश्न उठाती है, ये मुझे पता, मैं आपको दिखा दूंगा प्रूफ सहित। तो देखो ये प्रश्न सेम सेम सेम, मतलब भाषा भी चेंज नहीं होती। तो वहां मैंने उसके प्रश्न कुछ डाले हैं कि वहां कैसे सुपरविजन और इंस्पेक्शन पे टेस्ट सीरीज वाले प्रश्नों में थोड़ा सा उनको एक बार हल्का सा देख लेना। बाकी जो टॉपिक जहां से भी पढ़ा है, चाहे आपने कलाम की पढ़ी हो, चाहे राठ की पढ़ी हो, जिसकी पढ़ी हो, कंटेंट चेंज नहीं करना अब आपको। जो पढ़ा है वो आपका बेहतरीन कंटेंट है, उसी से आपको प्यार करना है, वही कंटेंट आपको बड़ा बनाएगा। अब कोई नया कंटेंट, चाहे धीर सिंह सर कह दें कि ये किताब ले लो, फिर भी मत लेना। आपके पास जो है उसी को पढ़ना है, और सब कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको। पूरे 30 दिन को 3 भागों में डिवाइड करना है, 10 10 10। 10 दिन में आपको थॉर्नडाइक का एक नियम यूज करना है, प्रबल तत्व का नियम। किसने पढ़ा प्रबल तत्व? रिलीवेंट चीजें ढूंढ लोगे, अनरिलीवेंट चीजें पूरे टेबल और रूम से हटा दो।
10 दिन बाद में आपकी टेबल पे केवल 40% चीजें रहेंगी, उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है। और लास्ट 5 दिन और उसके लास्ट 5 दिन करंट पे सबसे अधिक यदि फोकस करेंगे, डाटा पे सबसे अधिक फोकस करेंगे, वो आप लास्ट के 3 या 4 दिन करेंगे। मतलब मैं परीक्षा से 3 दिन पहले सबसे अधिक करंट पढ़ता था, क्योंकि करंट आप पहले कितना ही पढ़ लो याद ही नहीं रहेगा, सब घटनाएं हैं वो, और वो घटनाएं याद कब रहती हैं, जब आप लास्ट टाइम में रिवाइज करते हो। 1-2 बार पढ़ लो आपके हिसाब से जो भी कंटेंट है, बट करंट पे बहुत ज्यादा टाइम मत देना, क्योंकि करंट वही है, बेवफा है, भरोसा नहीं है कहां से आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन लास्ट 5 दिन जरूर पढ़ना, पीआईबी से पढ़ना, ठीक है। सूरज से राजस्थान की कुछ योजनाएं, राजस्थान की तो योजनाएं भराएंगी, बाकी राजस्थान के भी प्रश्न आते हैं। मैंने देखा कि राजस्थान में मोदी जी आए या कोई और आया, राजस्थान में घटना, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना लॉन्च की थी, ठीक है, वो पीआईबी में बहुत डिटेल्ड है। तो क्या किया था मेरे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है, बट वो देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान में जो प्रोग्राम हुए हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के जो राजस्थान में प्रोग्राम हुए हैं, केंद्र सरकार के राजस्थान में जो अधिवेशन हुए हैं, स्पेशली उनको ढंग से मेंटेन कर जाओगे ना तो प्रश्न गलत नहीं होंगे। ये इंसाइट आप में होनी चाहिए जो मेरे अंदर है, ठीक है। और ये कोई बहुत स्पेशल नहीं, हम लोग बहुत नॉर्मल लोग हैं, बस प्रैक्टिस की, आपके 2-3 साल के पेपर दोबारा देख लिए तो मेरा दिमाग खुल गया कि मुझे ये चीज पढ़नी चाहिए, इस प्रकार से देखना चाहिए। तो इसमें देख लेना आप, एजुकेशनल सुपरविजन इंस्पेक्शन में थोड़ा सा वो देख लेना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप इन एजुकेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया टॉपिक है, कुछ भी मैटर नहीं है इस पे। इसमें केवल इतना सा समझना आपको कि विद्यालय में समाज की भूमिका क्या है, जैसे पीटीएम, माता पिता, बच्चे, सामुदायिक भागीदारी, ये एसएमसी, तो एसएमसी से रिलेवेंट करके प्रश्न पूछेगा, बाकी कोई बिंदु नहीं है। तो बहुत इजी सा 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। लीडरशिप पे लगातार प्रश्न आ रहा है, तो लीडरशिप का नेतृत्व की शैलियां जितने भी हैं उनको हल्का सा देख लेना, सभी को पढ़ के जाना है। एससीईआरटी, बीएससीआर ये आप लोगों ने सब ने पढ़ रखे हैं, एक बार रिवीजन करना है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इनको आप दोबारा बहुत ज्यादा टाइम देना है। वही कॉमन प्रश्न है, नया प्रश्न कोई नहीं बन रहा है। एससीईआरटी पे, बीएससीआर पे, आईएससी पे, डाइट पे, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल पे एक नया प्रश्न यही है कि जो इसके 2 नवाचार हैं, पता है सबको 2 नवाचार? यदि नहीं पता तो आप पढ़ नहीं रहे हो। 2 नवाचार किए हैं, 2 नवाचार जरूर पढ़ जाना, बाकी सेम प्रश्न आएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बोर्ड सेम पुराना कंटेंट है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE, इसको ढंग से इन्होंने डाला है, मतलब प्रश्न आएगा इस पे। और एनईपी 2020 में तो SIQE के 4 पार्ट याद रख लेना, कब स्टार्ट हुआ था, मूल्यांकन के प्रकार देख लेना, और एनईपी 2020 में MSRA जो अभियान चलाया गया था, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना, परखर, ये परखर राजस्थान, और ये थोड़ा सा देख लेना, इससे जोड़ के एनईपी 2020 से प्रश्न पूछेगा। बाकी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन में गिनती की 5 या 6 बातें हैं, कौन इसका क्रियान्वयन कर रहा है, कौन इसका संचालन कर रहा है, कौन नीति निर्धारण कर रहा है, और इसके 4 पार्ट कौन से हैं, और मूल्यांकन की कौन सी इसमें व्यवस्था है। बस ये स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन होता है। एनईपी 2020 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और एनईपी 2020 में केवल आपको स्कूली शिक्षा पढ़ के जानी है। इसको लेकर मैं यूट्यूब पे भी सेशन लूंगा और मैं समझाऊंगा, इसमें कुछ नई चीजें भी इसमें जुड़ी हैं, जहां से प्रश्न अभी आपके ईएमआरएस में पूछे गए हैं। तो ईएमआरएस वाले भी पीवाईक्यू आप देख लोगे तो आपको पूरी एनईपी 2020 समझ में आ जाएगी। ईएमआरएस वाले पीवाईक्यू देखना, बाकी तो बहुत आसान है, बाकी तो आसान वाले तो आपने सब एनईपी पढ़ रखा है। ईएमआरएस वाले पीवाईक्यू देखोगे तो समझ में बनेगा कि एनईपी 2020 में क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। कचरा भी बहुत है, वो चीजें हटा देनी है, सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जहां से प्रश्न बन रहे हैं। मतलब टाइम नहीं है, वरना तो मैं मतलब 30 मिनट लगे इस टॉपिक को पूरा डिस्कस किया जा सकता है। आरटी 2009 केवल आरटी 2009 पढ़ना है, आरटी 2011 नहीं पढ़ना है। बस आरटी 2011 कब लागू हुआ था ये देख लेना, बाकी आरटी 2009 लिखा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि 11 पे प्रश्न आएगा, और लास्ट वाले में शायद 11 पे कोई प्रश्न आया भी नहीं था। तो आरटी 2009 और एनईपी 2020 क्योंकि अलग सेक्शन में डाली है, तो इन दोनों में से 3 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? इन दोनों में से 3 प्रश्न आएंगे। अब बाकी तो देखो आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, उनमें से 3 प्रश्न आएंगे, लेकिन आरटी 2009 और एनईपी 2020 दोनों टॉपिक में से 3 प्रश्न आएंगे। तो स्कूल मैनेजमेंट मान लो कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाया और उसको सिर्फ 3% सही करने हैं 6 में से, तो मुझे लगता है एनईपी 2020 और आरटी 2009 उसको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। ये सबसे इजी टॉपिक भी है। मुझे लगता है कि सबसे आसान टॉपिक यदि मैनेजमेंट का कोई है तो वो 2 ही टॉपिक हैं जिनको कम समय में पढ़ा जा सकता है। ये आपके सिलेबस का एनालिसिस है जो मेरे अनुसार है, और एक नेगेटिव मार्किंग का आप लोगों का था
तो दो चीजें बोलूंगा। आप में दो कॉन्फिडेंस होते हैं, एक कॉन्फिडेंस जो आप कहते हैं कि मैं कर लूंगा सर, एक होता है आप में ओवर कॉन्फिडेंस। आज मैंने एक प्रश्न डाला था, भारत की महानता खंडरों में दबी है। यह स्वामी दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट है कि नहीं है, यह बताएं। भारत की महानता खंडहरों में दबी है, यह मैंने एक प्रश्न डाला था। इंडियन हिस्ट्री के प्रश्न सब मैं बना रहा हूं, उसमें मैंने एक प्रश्न डाला था, 3 स्टेटमेंट थे आज के टेस्ट में, और उसमें स्टेटमेंट डाला था। कितने बच्चों को पता है कि यह स्टेटमेंट दयानंद सरस्वती का है या नहीं है? नहीं है, हाथ ऊंचे कर दो। यह स्टेटमेंट दयानंद सरस्वती का नहीं है। कितने मानते हैं कि है? हाथ ऊंचे कर दो। वेरी गुड। यह स्टेटमेंट कोई भी बच्चा पढ़ेगा जिसने वास्तव में इतिहास को नहीं पढ़ा, वो एक करके आएगा दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट है। यह दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट नहीं है। मैं आज की बात कहूंगा, नजदीक में जाके हार जाओगे, याद रखना। सिलेक्शन फर्स्ट पेपर ही दिलाएगा। फर्स्ट पेपर को कितने शांत तरीके से मैनेज करते हो, इस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा सिलेक्शन। आपको ये प्रश्न मिलेंगे जहां आपको लगेगा यार इतना अच्छा स्टेटमेंट तो दयानंद सरस्वती दे सकते हैं। क्या आपने इससे पहले पढ़ा दयानंद सरस्वती का स्टेटमेंट? नहीं पढ़ा तो फिर आप टिक कैसे कर सकते हो? यदि तुम टिक कर रहे हो तो तुम आरपीसी के अनुसार मूर्ख बच्चे हो, तुम सिलेक्शन के लायक नहीं हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि डिमोलाइज नहीं कर रहा, मैं आपको सचेत कर रहा हूं कि गलती आगे मत करना। मुझे लगता है सर, मने लग्यो कि मैं ना ई प्रश्न में ना ई मन मन दुनिया लाग रहा सही, तन तो कि ब्रो की लाग रही हो तुम सही। प्रश्न लास्ट में बच्चा 22। ये वो लड़की है जिसके फिजिक्स में इतने गजब के प्रश्न सही हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में हार गई। सर मन लाग्यो, मन ओ भी लाग्यो, मन ओ भी लाग्यो, मन ओ भी लागो, लागता लागता 45 संख्या पर आ गई, 22 पर आ गई। सब्जेक्ट आपको लीड दिला सकता है ओवरऑल मेरिट में। फर्स्ट पेपर में यही चीजें मैनेज करेंगी, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री भी आसान नहीं आएगी। लेकिन आप कैसे डील कैसे करते हो? मैंने स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं है तो मुझे क्यों करना है? ये मेरे सामने दयानंद सरस्वती का यदि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा तो 100% मेरे सामने आएगा। वेदों की लोटो आएगा, ठीक है, स्वशासन वाला आएगा, विदेशी राज्य बुरा से बुरा आएगा मेरे सामने। लेकिन ये नहीं है तो मतलब ये इसका नहीं है, मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है लेकिन थर्ड गलत है। आप यदि ये पेपर देख के और ये गलतियां नहीं सुधार पा रहे हो, इसका मतलब आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो पेपरों का। तो नेगेटिव मार्किंग में फंसोगे कि मुझे 4 प्रश्न ऐसे लगे थे जिन्हें मुझे लगा कि लगता है ये सही होगा, लेकिन वो कभी भी सही नहीं होगा। जो चीज तुम्हारी पढ़ी नहीं है और ये तुम उस पर तुक्का लगा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा वो प्रश्न गलत होगा। ये गांठ बांध लो कि मुझे ऐसे प्रश्न नहीं करके आना है। और एक काम करो, आपके पास 32 दिन बचे हैं, आप एक प्रयास करो कि हर पेपर में 10 ऐसे नेगेटिव जो प्रश्न हो रहे हैं आपके, उनका एनालिसिस करो, आप उनको दोबारा से हल करो। आपको खुद को पता चल जाएगा कि मेरी गलतियां कहां हो रही हैं, मैं गलती वास्तव में कहां कर रहा हूं। आपको खुद को पता चलेगा और ये करना पड़ेगा। यहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। 5 घंटे 7 घंटे का एनालिसिस यदि आपको 30 प्रश्नों से 50 प्रश्नों पे लेके जा रहा है तो मैं कह रहा हूं स्कूल लेक्चर बन जाओगे। और इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है राजस्थान में, ईमानदारी से कह रहा हूं। आकर्षित करो इसको, एक बार मन में सोच के देखो कि मैं 30 दिन अच्छी मेहनत करूंगा, सिस्टमेटिक मेहनत करूंगा, पूरे सिलेबस में जो कोर पार्ट है उसको कवर करूंगा, जिस पार्ट में मुझे शॉर्टी लगती है उसमें मैं ढंग से ध्यान दूंगा, कम से कम कंटेंट बार बार मैं पढ़ूंगा। और तुम स्कूल व्याख्याता नहीं बनो तो मेरे से बात करना। ये इमोशनल अपील कर रहा हूं, मेरा हर सेशन सक्सेसफुल रहा है। मैं ये नहीं चाहता कि इस सेशन में से आप में से कोई बच्चा वापस से आए कि सर मैंने कोचिंग करनी है। दोबारा अगली भर्ती में दिमाग को मत रखियो, इसी भर्ती में सिलेक्शन लेके जाना है और आराम से कर लोगे। पेपर के टाइम भी, एग्जाम हॉल में भी शांत रहना। कुछ गलतियां हैं जो आपको पीछे लेके जाती हैं, थोड़ा सा इन सिली मिस्टेक से बच गए। और आसान प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, हार्ड तो सबके गलत होंगे या नेगेटिव मार्किंग में बच्चे फंस जाएंगे। लेकिन सरल प्रश्नों पर थोड़ा सा फोकस करें और वो रिवीजन से सही होते हैं। मैंने एक टेक्निक लिखी थी, दिमाग में नहीं आ रही मेरे, पता नहीं मैं क्या क्या बोल गया, मुझे पता नहीं है।
उस टेक्निक को आप यूज करना, सिली मिस्टेक आपकी नहीं होंगी। बाकी मेरे अनुसार बहुत सारी चीजें हैं, कितनी भी बातें बोली जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, एक शेर है जिसमें उल्टा बोला गया है, मैं उल्टा बोल रहा हूं उसको। आंधियां तय करेंगी ये फैसला कि दिया कितना जलेगा। मैं कहता हूं आंधियां तय नहीं करेंगी, ये दिया तय करेगा। यदि उसकी लो और उसके अंदर का तप, उसकी साधना गजब की है ना, तो दुनिया की कितनी आंधियां आ जाएं उस दिए को बुझा नहीं सकते। तो ये बाहरी वातावरण, नेगेटिविटी और कोई चीजें नहीं तय करेंगी। तुम अंदर से स्ट्रांग बने रहोगे ना 30 दिन, अच्छे से चीजों को मैनेज करते गए ना 30 दिन, अच्छे लोगों के साथ बने रहे ना 30 दिन, एक अच्छे व्यक्ति के साथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना के डिस्कस करते रहे ना 30 दिन, अच्छे से एनालिसिस कर लिया ना 30 दिन, खुद पे विश्वास कर लिया ना 30 दिन, जो कंटेंट है उसको अपना सब कुछ बना लिया ना 30 दिन। मैं कह रहा हूं ये 30 दिन पूरी जिंदगी को सुनहरा कर देंगे, क्योंकि ये जो बहुत अलग लाइफ होती है 30 दिन की मेहनत, और यहां जितनी अच्छी मेहनत कर सकते हो करनी चाहिए, लेकिन दबाव मत लेना, कोई प्रेशर मत लेना। मैंने कहा डर के साथ करोगे खत्म हो जाएंगी चीजें। इसी व्यू से करना कि क्या हो जाएगा बुरा से बुरा, कुछ नहीं होगा। लड़कियों में फिर कह रहा हूं डरना मत। जयपुर में आ गई, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नौकरी नहीं लगी, स्कूल व्याख्या तो मान लो बोनस पॉइंट है, कुछ नहीं है। कम से कम 20 स्टार्टअप मेरे दिमाग में है तुम लोगों के लिए, और मैं कह रहा हूं महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए आराम से कमा लोगी। बस इतना दिमाग में रखना है कि मैं तो आराम से पेपर दे के आशा, अरे नहीं हो तो क्या दिल सिंह सरकन जैसा बता रहा कि 3-4 लाख रुपए तो महीना आराम से कमा सकता है। तो ऐसे स्टार्टअप हैं, मेहनत लेकिन वहां बहुत करनी पड़ेगी, वहां हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और ये केवल 30 दिन की मेहनत के बाद मजे ही मजे हैं। समझ गए ना? कल 1 मई, 2 दिन 3 दिन बाद में 1 मई है, और 1 मई से 30 जून तक हमारी छुट्टियां हैं। बताओ, ये गवर्नमेंट नौकरी दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकते। समझ रहे हो आप? बिजनेस में पैसा बहुत है, लेकिन बिजनेस में 24 घंटे वर्क करना पड़ता है। पैसा आप हो सकता है 20 गुना कमा लोगे। तो आराम की जिंदगी जीनो चाहो, मस्ती भरी जिंदगी जीनो चाहो, तो भैया 30 दिन है ना, जोर लगा के करो। जोर लगा के मतलब ज्यादा जोर भी नहीं लगाना, मतलब अच्छे से पढ़ो, पॉजिटिविटी से पढ़ो, चीजों को मैनेज करोगे, चीजें हो जाएंगी। मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। अब ओम जी सर कुछ बातें ही इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। कुछ और आपकी तरफ से कोई सवाल हो जो आपको परेशान करता हो कि आप प्रॉब्लम बहुत परेशान करे सर, ये वजह में फंस जाऊं, तो पूछ लो सर से, वरना कोई इश्यू तो बताओ। कोई हो विशेष बात हो सर बताओ। नमस्कार सभी को। अच्छा, मैं तो आपसे जनरली एक सीधा सा बात पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि आप में कितने लोग हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है? लगभग सभी हैं। तो इसमें दूसरी बात भी आपसे पूछ लेता हूं मैं कि वीर जी लो, आप में से जिन्होंने दूसरी बार मतलब एग्जाम एक बार तो दे लिया, और ये भी फैक्ट है, मैं खुद ही बता देता हूं, बाकी आपकी सहमति में ले लूंगा, कि लास्ट में आप इस वजह से नहीं रहे कि आपने कुछ पढ़ा नहीं, आप इस वजह से रहे कि आपको आते हुए गलत हो गए। मैक्सिमम की ये कहानी है। गलत कर रहा हूं क्या मैं? इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ते समय ही हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं, यही। और ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं, बहुत से लोगों से बातचीत भी की है, खुद का अनुभव भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस चीज को समझ लें इस समय, क्योंकि ये बहुत राइट टाइम है इसको समझने का, 1 महीना आपके पास है। आप जो लोग जैसे के पास होते, यदि आप होते तो आप 65 से ऊपर ही होते, ये भी फैक्ट है कि नहीं? तो इसका मतलब सिलेक्शन आपका हर बार हो रहा है, बट आप सिलेक्शन के पास नहीं जाना चाह रहे हो। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो मैंने खोजा है, जो मुझे समझ में आया, आपको भी समझ में आता है, रिवीजन।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है रिवीजन, वो क्वेश्चन, क्योंकि मैं पूरे आपके एग्जाम का जो पेपर आता है उसको 3 भागों में बांट के आपको समझा सकता हूं कि एक वो भाग होता है जिस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उत्तर माइंड में क्लिक कर जाता है, होता है कैसा, इसका मतलब उसका सबसे अच्छा रिवीजन है आपका। एक वो पार्ट होता है जिसको पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद में 2 में कंफ्यूज हो कि इसका ये करूं या ये करूं, दूसरा पार्ट वो होता है। और तीसरा पार्ट वो होता है जो पढ़ लिया तो भी समझ में नहीं आया कि है क्या ही, यानी वो अपनी पहुंच से दूर है, उसको हटा दो तो भी इन 2 पार्ट से सिलेक्शन हो जाते हैं, केवल 2 पार्ट से। इसका मतलब वो पहला पार्ट तो अपना अच्छा है, दूसरा पार्ट जो है जहां पे अपन कंफ्यूज हो रहे हैं वो अपना अच्छा नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप इस समय सिलेबस को 2 भागों में 3 भागों में डिवाइड कर लो। एक सिलेबस में वो चीजें जो आपको बहुत अच्छे से आती है, नींद में उठाए और कोई कहे बोलना शुरू कर तो आप बोलना शुरू कर दोगे, रुकोगे नहीं। तो उनको रिवीजन के लिए जैसे मान लो 30 दिन है तो 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे तो भी चल जाएगा, बोलोगे नहीं आप। और कुछ ऐसी चीजें भी है, देखो इसके साथ बताऊं, जिनको आप इस 4-5 महीने में नहीं पढ़े, पता नहीं कब पढ़ा था और आपको ध्यान भी नहीं, इस समय एग्जाम में वो याद आ जाएगा और आप सही करके आ जाओगे, क्योंकि उसका रिवीजन और जब उसको पढ़े थे आप उस समय आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड था वो सबसे अच्छा था। अब पूरी तरीके से होश में होकर के पढ़े थे, इसलिए उसको कब पढ़े आज भी याद है। चलो वो उसको तो छोड़ दो, तो वैसे भी याद आ जाएगा, लेकिन जो आपको बहुत अच्छा याद है ना सिलेबस में वो पार्ट, उनको 2 या 3 बार रिवीजन कर लो। लेकिन जो कंफ्यूजन वाले हैं, जो एग्जाम में आप अभी भी पेपर दे रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ये कह रहा हूं कि उनको रेगुलर रिवीजन पे लगा दो। आप 10-15 बार भी रिवीजन कर पाए ना लास्ट तक। अब आप सोच रहे हो 30 दिन में 15 बार कैसे कर पाओगे, बिल्कुल करोगे। शुरू में 3-4 दिन लग जाएंगे, 4 दिन से जस्ट 1 दिन पे आ जाओगे दूसरे रिवीजन में। और तीसरे रिवीजन में क्योंकि टाइम घटता है, आपको जो चीज पहली बार रिवीजन में 10 घंटे ले रही है, दोबारा करके देखना वो 2 या 2.5 घंटे में हो जाती है, 10 घंटे थोड़ी लेती है। और दोबारा करके देखना वो 1 घंटे से भी नीचे आ जाती है। तो यदि रिवीजन करोगे तो आप ये नहीं कहोगे जो सर भी कह रहे थे कि पता नहीं कैसा तो पेपर आ गया, हिंदी कैसी आ गई, इंग्लिश कैसी आ गई, आएगी ही नहीं। पढ़ते जाओगे और क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे, और होगा ये कि आप पेपर से पहले बैठ जाओगे कि हो गया पेपर अपना, तो अब क्या करें। वो कहानी तभी होगी जब ऐसे टॉपिक जो आपको वास्तव में कंफ्यूज करते हैं, मेरा आपको ये कहना है कि इनको बार बार और बार बार रिवीजन पे लगा दो, बार बार रिवीजन। क्योंकि अब टेस्ट पेपर तो इतना टाइम रहा नहीं कि आप डेली पीवाईक्यू हल कर सको। पीवाईक्यू तो उनके करो जो वास्तव में कभी पढ़े ही नहीं, आ ही नहीं रहे, तो उनके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वही देख पाओगे, वो टॉपिक नहीं पढ़ पाओगे। तो ये तो आप इसके साथ साथ जरूर लगा दो, क्योंकि इसका फायदा आपको एग्जाम में होगा। एग्जाम में देखो, मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूं, मुझे कभी भी ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने, उसमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है। या तो मुझे लगा आ रहा है या मुझे लगा बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं बीच में कभी नहीं रहा। लेकिन उसकी वजह यह थी कि रिवीजन बहुत किया। और घूमते जो सर कह रहे थे ना कि आपकी अकाउंटेबिलिटी जो पार्टनर है, तो आप घूमते हो उस समय भी रिवीजन कर सकते हो, बैठे हो तो बैठ करके कॉपी को पेज को साथ में रख लो और माइंड में कुछ मत देखो, रिवीजन करते रहो। कुछ जगह अटके तो देख लो, बाकी फिर रिवीजन करते रहो। ये जरूर करो वॉकिंग, मतलब आधे घंटे कोई भी टॉपिक जो है ना 2 या आधे घंटे फिक्स कर लो कि मुझे वॉकिंग करते हुए पढ़ना है, बहुत फायदा होगा। एक तो अटेंशन बढ़ जाएगा आपका, और एक मतलब माइंडफुलनेस भी आएगा, और जो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा वॉकिंग करते हुए। पर कहीं गिर मत जाना ध्यान देते। तो ये रिवीजन आप जरूर ध्यान रखो, क्योंकि इस पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं, इस समय सबसे मजबूत चीज जो होती है ना आपकी लाइफ, क्योंकि सबने पढ़ लिया, ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं, तो पढ़ाई पे तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब पढ़े हुए हैं, सबने अपना पूरा टाइम दे दिया, सब लग रहे हैं। इस समय यह भी है कि सबकी कहानी है कि आपका सारा दिन पढ़ाई में जा रहा है और कुछ आपके दिमाग में नहीं चल रहा, या तो पढ़ाई में पढ़ रहे हो या बैठ के सपने देख रहे हो, पर मूल रूप से पढ़ाई सब जगह है, ठीक है। और एक बात और मैं कई बार कहता भी हूं कि यह चीज भी माइंड में डालो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा,
मेरा सिलेक्शन हो जाए, बातें ही मत सोचो, वो आपके हाथ में भी नहीं है। आपके हाथ में है कि आप बेस्ट पेपर कैसे कर सकते हो। इसलिए आप अपना पूरा फोकस ये करो कि मुझे पेपर को बेस्ट से बेस्ट कैसे करना है। और उसके लिए क्या है कि एक तो रिवीजन तो आपको लेना ही है, और जब भी आप पेपर सोल्व करते हो तो नई वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप गोला कर लिया करो। और मेरा ये मानना है कि ये जो पेपर अब जो नए पैटर्न आया है, ये ज्यादा इजी आया है पुराने से। कंफ्यूज मत हो, रियल में इजी आया है, क्योंकि 3 स्टेटमेंट दे रहा है, 4 स्टेटमेंट दे रहा है, पूछ रहा है कौन सा सही है। एक के भी आप थोड़ा सा सही जगह क्लिक कर गए ना, जैसे कई स्टेटमेंट पे आता है कि केवल इसमें, इस योजना में केवल इन पे ही ध्यान दिया गया है, केवल आते हुए प्रश्न लगभग 99% गलत है, उत्तर आ ही रहा है। तो इन स्टेटमेंट में उल्टे सीधे सीधे आपके आंसर आते हैं। करंट अफेयर में सर ने आपको बता ही दिया, लेकिन एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, जो ईरान इजराइल ये वाला क्षेत्र है, यहां पे जो जल संधियां हैं, जैसे हॉर्मुज तो बहुत सुन लिया आपने, पर बाब अल मंदेव का नाम नहीं सुना होगा, तो उनको जरूर देख लेना, क्योंकि वो उस लोकेशन में है। ओमान की खाड़ी की लोकेशन देख लेना। हो सकता है 3 को देकर के आपको क्रम जमा दे कि उत्तर से दक्षिण में हाल ही में चर्चा में रही। तो और जैसे सेशेल्स द्वीप अभी चर्चा में रहा, तो हिंद महासागर से आप थोड़ा सा लोकेशन में एक बार घूमना, और हिंद महासागर से इंडिया से शुरू होना और नीचे नीचे आप चलना, पाकिस्तान के चाबार पोर्ट को देखना, ईरान वाले को, पाकिस्तान कराची, और वहां से होते हुए फिर हॉर्मुज को देखना, वहां पे स्ट्रेट को देखना, वहां पे कौन सी गल्फ है, खाड़ी है, उसको देखना। फिर लाल सागर इस समय चर्चा में, कि स्वेज कैनाल को लेकर भी इस समय चर्चा चल रही है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो मेडिटेरियन सी है, वहां से आप यात्रा करते हुए इंडिया की तरफ आ जाना, ज्यादा नहीं, 3-4 चीजें याद करनी पड़ेंगी तो वो याद हो जाएगी आपको। एक, जो इजराइल के पास जो देश है, उसका नाम तो मैं भूल गया, आधा साइप्रस, तो उसकी लोकेशन जरूर देख लेना, क्योंकि साइप्रस अभी चर्चा में रहा है। और इजराइल के चारों तरफ के देश देख लेना कि कौन सा ऐसा देश है जो भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाता है, और कौन सा है जो लैंडलॉक है केवल, क्योंकि इनको पूछना ही है। एक तो ये लोकेशन देख लेना, एक ऊपर मध्य एशिया की चर्चा में है, और एक आप अर्जेंटीना है जो है ना, ये भी मुझे ध्यान है कि अभी चर्चा में रहा, तो अर्जेंटीना वाला जो द्वीप है जो कि ब्रिटेन के अधिकार में है, तो ये 3-4 जगह की लोकेशन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो कि इन पे काफी डिबेट भी आ रही है, चर्चाएं भी आ रही है। तो इस वजह से कई बार क्या होता है, आप याद कर ले तो हॉर्मुज वाला, और उसी समय दूसरा चर्चा में था जहां पे अमेरिका का नौसेना था, बेड़ा था वहां पे, तो वो द्वीप पूछ लिया जाता है, मेडागास्कर है, मेडागास्कर के पास ही है, तो वो चीजें पूछ ले, तो ये जरूर आप करंट अफेयर में देख लेना। बाकी मैं कहूंगा कि बजाय मेरे बताने के, क्योंकि सर ने बहुत कुछ बता दिया, आप लोगों को कुछ क्वेरी करना है, कुछ पूछना है, तो वो पूछो, ज्यादा बेस्ट वही रहेगा। डर लागे पड़ता पड़ता क्या बोल रहे देखो, डर तो एक वजह से ही लगता है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, भविष्य को लेकर चिंतित हो रहे हो। पढ़ने से तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि पढ़ने से तो चीजें समझ में आएगी और आप उस टॉपिक में खो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा टाइम कहां जा रहा है आपका। डर तो एक ही स्थिति में लगता है कि पढ़ तो कम रहे हो और पढ़ तो कम रहे हो आप, क्योंकि देखो मेरा ये मानना है, आप करके देख लेना, हमको एग्जाम के समय सबसे ज्यादा क्यों याद होता है? व्यक्ति तो हम वही है, पढ़ हमेशा वही रहे, एग्जाम के समय ज्यादा याद क्यों होता है? क्योंकि एग्जाम के समय हम ज्यादातर टाइम होश में होते हैं, बाकी हमेशा बेहोशी में पढ़ते हैं, बाकी हमेशा बेहोशी में पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहां चले गए, 2-3 मिनट बाद पता चला हाथ हो जा वापस, फिर वापस आ गए वहां पे, फिर वहां से शुरू हो रहे। तो एग्जाम के समय क्या है, ये जो पहले होश में रहना आपका थोड़ा थोड़ा था ना, वो एग्जाम के समय बढ़ जाता है। इस समय एग्जाम के समय आपकी सीटिंग बढ़ जाती है, नहीं एग्जाम केवल उस प्रेशर की वजह से, और जिनकी अभी भी एग्जाम के समय सीटिंग नहीं बढ़ रही है और पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं, तो मान के चलना कि वो सो नहीं रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि क्या चल रहा है, चलते चलते ही ख्वाब कि होगा आग नहीं होगा, और नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। अच्छा ऐसा है ना, तो पहले ही पक्का कर लो कि आपका नहीं होगा, कंफर्म है। जब आप अभी इतना चिंतित हो तो ये मान के चलो कि वहां पर वाइब्रेशन में आप 2-4 हो रहा था तो भी नहीं होगा, क्योंकि आते हुए प्रश्न गलत करोगे आप, इस वाइब्रेशन को लगातार पाल रहे हो आप, और एग्जाम तक तो बढ़ेगा ये।
एक पर्सन है इस बच्चे का, आपका सबका होगा कि सर 4 स्टेटमेंट होते हैं, 4 में से 3 स्टेटमेंट मुझे आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसे प्रश्न हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? देखो मेरे हिसाब से यदि आपको 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं ना, तो आपको करना चाहिए। ऐसे प्रश्न मत करो जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और फिर ऐसे आकाश में देख रहे हैं, सर तो होना चाहिए इसका। जैसे सर ने बताया ना वो स्टेटमेंट जो दयानंद सरस्वती का नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं, लेकिन 4 आ रहे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि यदि 3 आ रहे हैं, 3 में आप कंफर्म हो कि ये तो सही है या गलत है, तो उनको टिक कर दो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार टिक करके आगे निकल जाओ। दोबारा भी एक बार वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप कर लोगे, वो हमारे भर लोगे, फिर पढ़ के देखना वो प्रश्न हो जाएगा। उसकी ताकत है, क्योंकि जब आप भरते हो ना तो ऐसा है कि आप जब पेन चलाते हो ना तो अंदर जो वाइब्रेशन है वो रिलीज होता है। उस वाइब्रेशन की वजह से कई बार क्या होता है, उस स्टेटमेंट अपन को समझ में नहीं आता, और जैसे ही आप दोबारा राउंड में उसी प्रश्न को पढ़ोगे तो चौथा स्टेटमेंट क्लिक कर जाएगा कि इससे कोरिलेट है या नहीं, और आराम से समझ जाओगे। इसका ध्यान रखना, आप मान लो इतने ऐसे प्रश्न कितने हैं, 1 या 2 या 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें स्टेटमेंट में 3 आपको आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा, तो वहां रिस्क ले ले। लेकिन मान लीजिए ऐसे 8-9 प्रश्न हो गए जो 40% की वजह से आप बाहर भी हो सकते हो, तो थोड़ा सा वहां जाके आपको डिसीजन लेना है। पहले से कोई डिसीजन मत लो। एग्जाम हॉल में जाऊंगा, पेपर का लेवल देखूंगा, लेवल के अनुसार सबसे पहले मैं 40% वो करूंगा जो मुझे एकदम आ रहे हैं। अब 40% आने के बाद मुझे ये देखना है कि पेपर आगे मुझे आ ही नहीं रहा है, लेकिन 3 या 4 या 5% ऐसे जहां मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, मतलब 50-50 वाला है, तो वहां रिस्क लेना चाहिए। और आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिसमें आपको 3 आ रहे हैं लेकिन 1 नहीं आ रहा, और स्पेशली जो मैंने बताया आज आपको 1% जो आप जानते नहीं हो 1% भी, वहां कोशिश करो कि नहीं ले। समझ रहे हो? और कोई प्रश्न बताओ। 40% वाला क्यों तनाव ले रहे हो? तो तनाव तो लो मत, हो सकता है पेपर का लेवल बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल भी तो आ सकता है ना, उसको ज्यादा प्रेशर के रूप में मत लो। आप ये देखो ना कि मुझे इस पेपर में अपना बेस्ट देना है, आप कर रहे हो, उसके बाद देख लो कि एनालिसिस की मैं 40% प्लस क्लोज कर गया हूं और अब मैं 5 या 7% रिस्क लेता हूं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, यदि नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो वहां एग्जाम हॉल के डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले के डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और डिसीजन जो भी लोगे ना वो शांत होकर लेना, भावनाओं में मत लेना। याद रखना, जितने शांत रहोगे परीक्षा में प्रश्नों के सही होने के चांसेस बढ़ जाए। और कोई प्रश्न बताओ। देखो इकोनॉमिक सर्वे तो खैर इस बार देखो, बजट का आपने ऐसा का पेपर का एनालिसिस किया हो तो आप देखना 1% बजट के आंकड़ों पे आया है लगभग दोनों पेपरों में, ठीक है? तो बजट ढंग से पढ़ लो। इकोनॉमिक सर्वे का तो इतना बड़ा थोड़ा सा अच्छा, आपकी करंट अफेयर में है क्या? सेकंड ग्रेड में हो गया? फर्स्ट ग्रेड में तो इकोनॉमिक सर्वे का कोई बड़ा टॉप है बिंदु ही नहीं। अच्छा कॉमर्स तो अपने हिसाब से सर्वे पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसमें जैसे आप है ना फ्लैगशिप योजना वाला जो राजस्थान की बजट में जो भी घोषणा हुई है, अब जैसे एक बहुत स्पोर्ट्स में एक महत्वपूर्ण घोषणा है कि महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना बजट में घोषणा हुई है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आमेर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया। तो ऐसे जरूर देख लेना बजट में ऐसी कोई महत्वपूर्ण, चाहे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, इससे रिलेवेंट या सोशल इंपॉर्टेंट घोषणा, फ्लेक्सिक या रिसेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो बजट को एक बार मेरे कोड के अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए हल्का सा, इन टॉपिक से रिलेवेंट। टॉपिक के अलावा तो करंट में कुछ मत पढ़ना। जैसे क्रोनोलॉजी और मूवल है तो उसमें इन टॉपिक के अलावा 60% मैटर एक्स्ट्रा होता है, जो ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो मूवल और क्रोनोलॉजी पढ़ रहा है वो कंप्लीट रट रहा है, तो मूर्ख बच्चा है वो। सर्वे सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेगा, इनके अलावा एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी है। सर्वे में ये जो फ्लैगशिप योजना है, इनिशिएटिव स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप इनिशिएटिव, ये दिए हुए हैं आपके सर्वे में अलग से ही है, तो आप उनकी हेडिंग पढ़ के फिर थोड़ा तो सर्वे में बहुत डिटेल से नहीं है, लेकिन कई बार होता है सर्वे से एजिटीज उठा लिया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये जो टॉपिक है ये तो आप एक बार सर्वे में देख ही लेना। वो अब पेपर बनने का तरीका था। पेपर रीजन ये था ना कि एसआई का पेपर में करंट जो है जनवरी का भी पूछा गया है ना, पेपर पहले बन गया था। बजट से उन्होंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन आप नहीं आएगा ना मेरे अकॉर्डिंग इसी बजट पे बेस होना चाहिए। हाँ नहीं, इसी से आएगा आपका, क्योंकि अब पेपर अब बनेगा, पेपर अब बनेगा तो फिर आपका बजट अभी हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है उसी से आएगा। 30 मई को पेपर
तो आरपीसी का एक पैटर्न रहा है कि 20 दिन पहले तक का करंट का प्रश्न आ सकता है। अपन ये मान के चलें कि आप 31 अप्रैल तक का करंट जरूर पढ़ के जाए। 30 अप्रैल तक का, 31 तो ही नहीं, 30 अप्रैल तक का करंट जरूर पढ़ के जाए ना। और स्पेशली मैं तो ये भी राय दूंगा कि आप जनवरी भी बहुत ज्यादा नहीं देखें, लेकिन फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने ग्रेड फर्स्ट के बच्चे को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना चाहिए करंट। इन 3 महीनों का आप पीआईबी भी निकालोगे तो कितना कंटेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होगा यदि टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक आपके दिमाग में है तो। ऐसे तो पीआईबी का 1 महीने का मतलब बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन एक टॉपिक दिमाग में है तो आपको समझ में आ जाएगा ये पढ़ना है। अब मैंने स्पोर्ट्स एंड गेम्स का देखा तो केवल खेल और युवा मंत्रालय, सीधा डायरेक्ट मैं उस पर गया तो उस पर जितनी भी गतिविधियां वो देख ली और वहीं से प्रश्न आए। ऐसा में जितने प्रश्न आए याद रखना। इस प्रकार थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो इतना बोझिल वाला काम नहीं है करंट भी। और बताऊं है? तो मेरे को देखना पड़ेगा तो सर दिमाग में कैसे आएगा। तो हमने एनालिसिस इसका किया है बस। और कोई प्रश्न आरपीसी फैसला से? हाँ 15 यार सेकंड ग्रेड के लिए मैं अगले संडे को या उससे अगले संडे को एक बड़ा सेशन रख लेंगे अपन, कंप्लीटली केवल सेकंड ग्रेड बेस से रखेंगे। एक पार्ट बता दूंगा, इस चीज को ऐसे पढ़ना, यहाँ से ऐसे पढ़ना, इस चीज को ध्यान देना है, ये देख लेना। एक जनरल साइंस की ये बुक यदि मतलब आपने जनरल साइंस पहले से पढ़ रहे हो तो ठीक है, वरना ये बुक पढ़ना आप, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये आपके जो सब पीवाईक्यू है इसमें और लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो सब इसमें है। तो यदि आपने करंट पढ़ी नहीं है साइंस की तो ये पढ़ लेना। ये हमारी पब्लिकेशन की मैं बढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है ना। यदि ये किताब आपको लगे कि जनरल साइंस के पीवाईक्यू पढ़ने मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये किताब आप जरूर देखना, इनसे ले लेना। ये जो मतलब प्रेस रेट है उस पर किताब मिल जाएगी आपको ना, जो आज आए बच्चे लेना चाहें। ये बहुत अच्छी किताब है। जिन्होंने साइंस पढ़ रखी है मत पढ़ना, पढ़ रहे हो तो मत पढ़ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा और उनको लगता है कि मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे में इसको रिवाइज कर सकता हूँ, और इसमें भी जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं ना वो इन 4 टॉपिक को पढ़ना, स्पेशली आनुवांशिकी, उद्विकास, ध्वनि, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, मतलब 11, 12, 13, 14 दो या 3 प्रश्न यहाँ से आ जाएंगे आप। राजस्थान भूगोल, परिवहन, पर्यटन, कृषि, पशुधन, पर्यटन नीति, इनमें से करंट के क्वेश्चन आए तो कहाँ से पढ़ें, टॉपिक इनका क्या है? पर्यटन तो राजस्थान के परिवहन पर्यटन तो सूजश वाला देखा होगा आपने, तैयार किया होगा, और बजट वाला देख लो एक बार। मतलब राजस्थान का जो भी इन टॉपिक में से करंट आएगा, पर्यटन का तो स्पेशली वो बजट से आएगा जो भी आएगा। परिवहन की भी जो घोषणाएं वो बजट से हुई है। कृषि की भी जो महत्वपूर्ण मैंने बताया ना था कि अभी शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में आए थे और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना की स्टार्ट हुआ है, वो जरूर देख लेना। वो यदि करंट का पूछेगा तो वही पूछेगा इससे। बस यही चीजें हैं। तो बजट देख लो, बाकी मत देखो कुछ इसके। और कुछ अरे सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइक लगाओ। कोई रील्स मत देखना, इंस्टाग्राम आना थारी माँ की सौगंध है। इंस्टाग्राम चलाओ तो, फेसबुक चलाओ थारे पिताजी की सौगंध है। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ थाने होने वाली लुगाई की सौगंध है। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना। ये मैं आपके भविष्य के लिए सौगंध कढ़वा रहा हूं। मैंने ऐसे रीट के एग्जाम में 2018 के पेपर में एक शपथ दिलवाई ताबन माँ की, और उस बैच में मतलब 146 बच्चों में से 110 बच्चे थर्ड ग्रेड में सिलेक्ट हुए थे। इमोशनल अपील थी मेरी, मतलब मैं हमेशा अपील करता हूं, मेरे में है ये, ठीक है ना। तो ये इमोशनल अपील है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका हर एक मिनट केवल और केवल आप पे इन्वेस्ट होना चाहिए। आप पे इन्वेस्ट हो रहा है, आप मान के चलना आप स्कूल व्याख्याता बन रहे हो। आप पे इन्वेस्ट का मतलब, जैसे मैंने एनालिसिस किया है, मुझे क्या फर्क पड़ेगा भाई आपका होगा कि नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। फिर मैं फाइनल टच के लिए मैंने मेहनत की ना, यूट्यूब से तो मुझे कोई कमाई नहीं होती, फिर भी मेहनत कर रहा हूं। हमने सेशन रखा, आप हमें रुपया देके जा रहे हो क्या? पूरा दिन हमारा गया है, ठीक है, हम आए हैं।
मतलब ये मान के चलना कि जिसको आपसे कोई विशेष फायदा नहीं होगा, मेरे को इतना ही फायदा होगा कि आप में से कोई बच्चा सिलेक्ट होता है और वो मैसेज करता है कि धीर सर आपके सेशन को ज्वाइन किया था, बहुत पॉजिटिविटी आई थी, मैं स्कूल व्याख्याता बन चुका हूं, पेन लेने के लिए आ रहा हूं। सिर्फ इसी चीज का भूखा हूं और कोई चीज की भूखे नहीं है, याद रखना। इतना सा कर लेना, यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं जो ऑलरेडी नौकरी लगे हुए हैं, और मैं आज भी आपको बता रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैंने इंडियन हिस्ट्री के आपके 7 प्रश्नों को ऐसा बनाया है टेस्ट में, उनकी व्याख्या सहित की पूरा PYQ आ जाए। कहां जरूरत है, मैं किसी भी कंटेंट राइटर से बना सकता था, बनाए हैं मैंने, समझ रहे हो। हर पेपर मैं खुद बनाता हूं, मैं किसी भी बच्चे को रख सकता हूं, उसको 500 रुपए दूंगा, बना देगा। याद रखो कि जब एक आदमी नौकरी लगा हुआ है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, यदि वो यहां पे मेहनत कर सकता है, आपको मेरे से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी के साथ मेहनत करना। 30 दिन की मेहनत, जैसे सर ने कहा कि इस समय जो चीज पढ़ोगे सब याद हो जाएगी। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, जैसे मान लो किताब है मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर यह है कि मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं हर चीज को छोड़ दूंगा। हर चीज का मतलब नहीं कि मैं खाना खा लूंगा मैं, लेकिन खाना खाने के बाद 5 घंटे में इसके लास्ट के 4 टॉपिक बताएं। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं गारंटी की बात बोल रहा हूं। आप में ताकत है कि नहीं, मैं चैलेंज स्वीकार कर सकता हूं, और ये ताकत होनी चाहिए चैलेंज लेने की। इसके 4 टॉपिक या कोई भी किताब मैंने ली, इसके लास्ट के 4 टॉपिक आज मुझे पढ़ने हैं, मैंने नहीं पढ़े, और इसके PYQ मुझे यहां देखना है। मैं 4 घंटे में, रात को चाहे मुझे 1 बज जाए, मैं पढ़ूंगा, और 100% उसमें से कोई प्रश्न मेरा गलत हो जाए, ये हो नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस यदि आपके अंदर है ना, ये ललक आपके अंदर है ना चीजों को हड़पने की, जिंदगी कभी कुछ नहीं देगी, याद रखना। कोई कुछ नहीं देगा, आपको चीजों को छीनना पड़ेगा। और जिस बच्चे में छीनने की ताकत है, मैंने तो छीनी है हर चीज, हमेशा छीनी है। मुझे लगा कि मुझे करना है, मैंने किया है, और 100% किया है, और किसी के पास नहीं गया, कोई गाइडेंस लेने नहीं गया। सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए बड़ी चीज है कि हम इतना गाइड कर रहे हैं कि यार ऐसे पढ़ लो। 30 दिन आपके लिए पास बचे हैं, आपका 1 मिनट खराब नहीं होना चाहिए, आपको एक नेगेटिव चीज पे ध्यान नहीं देना, आपको निडर हो जाना है। यार क्या हो जाएगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ और कर लेंगे। बहुत सारे ऑप्शन है जिंदगी में, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है जीवन आपका, नौकरी छोटी सी चीज है। बस ये है कि यार मैं जो कर रहा हूं, मैंने इतना पैसा खर्च किया है जयपुर जो शहर में, तो 30 दिन अपने लिए जीऊंगा और भरपूर जी के जाऊंगा। ये किताबें, ये कंटेंट है, इसको बार बार रिवाइज करूंगा, PYQ देख लूंगा। कोई यूट्यूब पे नाव से कुछ नहीं देखना, मत देखना, मैं फिर कह रहा हूं 4 किताबें पढ़ लेना बेटर रहेगा। कोई 2 घंटे की मैराथन, मैं कभी नहीं कहता मेरी क्लासें देखो, मजबूरी है हमारी, हमें क्लासें लगानी पड़ती हैं। नहीं लगाएंगे तो बच्चे कहते हैं आप फ्री में नहीं पढ़ाते, तो हम पढ़ा रहे हैं सब चीजें। मैं फिर भी कहूंगा आप सोशल मीडिया से दूर रहना, 30 दिन अपने साथ बिताना। 100% रिजल्ट नहीं है, मुझे बता देना, आप खुद कहोगे कि सर बहुत अच्छा फील हुआ है आपके सेशन के बाद, अच्छे से कर रहे हैं। डिस्कशन करना, मैं फिर कह रहा हूं डिस्कशन करना, शर्माना मत। कोई लड़की तुम्हारी ऐसी मिल जाए तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, करना है खुद को, निर्भर क्यों नहीं रहना। अपने को पॉजिटिविटी कहीं से आ रही है तो ले लेनी चाहिए, नहीं तो छोड़ दो। नेगेटिविटी क्यों लेनी है अपने को, तो थोड़ा सा अपने साथ खड़े हो जाओ। ये 30-32 दिन बहुत अच्छे जाएंगे, और डर निकालिए। पेपर कितना भी हार्ड आ जाए, यदि आप शांत होकर पेपर को हल करोगे ना, ऐसा कोई भी पेपर नहीं हो सकता जिसमें आपको 75 में से 30% नहीं आ सकते, 100% आएंगे। आप ये खुद सोच के देख लेना कि जो पेपर आपका कितना हार्ड गया था, यदि आप घबराते नहीं ना, तो 100% उसमें 35 के आसपास प्रश्न आपको आ रहे थे, लेकिन आपको लगा कि 35 प्रश्नों में तो बाहर हो जाऊंगा, और आपने रिस्क लिया, गलती की, हड़बड़ा गए, और बहुत सारे प्रश्न गलत हो गए। थोड़ा सा शांत होके जाओगे। ईश्वर को जिसको भी मानते हो, खैर मुझे मंदिर जाना आजकल ज्यादा अच्छा नहीं लगता, भीड़ परेशान करती है। जिस ईश्वर को मानते हो, मन में विश्वास रखना। यदि आपका मन में विश्वास है ना ईश्वर का, वो हमेशा साथ देगा आपका। ठीक है, और एक खड़े होने की मुद्रा है ना, वो थोड़ी सी पॉजिटिव रखना है ना। पावर पोज दिया करो, पावर पोज जानते हो ना, इससे कॉन्फिडेंस आता है, इससे डोपामाइन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है ना। ये रोने वाला चेहरा तो क्या है, मरे नहीं हो तुम लोग। असफलताएं आएंगी लाइफ में, बहुत आएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज हमेशा बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि वो बताएगी कि तुम कहां जाने वाले हो।
तो इस अच्छी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखा करो, हंसते रहा करो, हंसी मजाक भी किया करो, कोई स्ट्रेस नहीं पालना है। मैक्सिमम क्या होगा, फेल ही तो होना है, हो जाओगे, टेंशन मत लो। कुछ क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बताओ क्या बिगड़ जाएगा, क्या फेलियर लोग बड़े नहीं बने क्या? तो दिमाग में डर को हावी मत होने दो, आराम से पेपर दे के आओ, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। मैं ये कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन के बाद मेरे से मिलने आएंगे, मैं कह रहा हूं आपको, ये मेरी वाइब्स हैं और देख लेना सच होंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।